नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 24 मई 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब के 66वें एपिसोड में आप लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कल 23 मई 2020 यानी कि शनिवार को जितने सवाल आप लोगों ने भेजे थे और जिन लोगों ने रूल के हिसाब से भेजे थे, नियम के हिसाब से भेजे थे, उन सारे लोगों के स्टॉक्स सवाल सेलेक्ट हुए हैं और जिनके सवाल रिजेक्ट हुए हैं इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ सवाल मिक्स कर गए, कुछ लिखना मिस कर गए, इनकम्प्लीट भेजा उन्होंने, इसके वजह से उनके सवाल रिजेक्ट हो गए। तो जिनके भी सवाल सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों, कृपया उनका इंपॉर्टेंट फीडबैक मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर भेजेंगे। और कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। ट्रेड करेंगे अगर आप तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके या अपना भी रिसर्च चांसेस कर लें। तो चलिए देखते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल कल 23 मई 2020 यानी शनिवार को किन्होंने सबसे पहला सवाल भेजा था। सबसे पहला सवाल बापी विश्वास कृष्णनगर वेस्ट बंगाल से भेजा था। उन्होंने लिखा है कि आई एम होल्डिंग टोरेंट फार्मा 10 क्वांटिटी। ये टोरेंट फार्मा स्टॉक्स के 10 क्वांटिटी को होल्ड कर रहे हैं, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए। टोरेंट फार्मा की बात कर रहे हैं ये। और इनका दूसरा चीज है कि यूएस जो है यानी कि अमेरिका जो है वो डीलिस्ट कर रहा है चाइना बेस्ड कंपनी का, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा 26 तारीख के मार्केट में। सर ये चीज डिलिस्टिंग होती है ना जब किसी भी स्टॉक्स के, तो इम्पैक्ट तो आएगा जरूर, है ना। अब ये इम्पैक्ट किस तरह का होगा और ये कितना ज्यादा होगा, इम्पैक्ट आएगा जरूर लेकिन कितना ज्यादा होगा इस पर ध्यान रखने की बात है। 2-3%, 4% ऊपर नीचे वो तो नॉर्मल कंडीशन है कि वो तो चलता ही चलता है ना। लेकिन अगर ज्यादा अचानक से सर्किट लग गया, अगर इस तरह की इफेक्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है वहां पे। तो हमें उस डीलिस्टिंग के इफेक्ट का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। रही बात आपका टोरेंट फार्मा का, जो आपने क्वांटिटी खरीदा हुआ है 2497 रुपए पे। सर अभी आप तो 2600 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं ना, मैंने टोरेंट फार्मा 2600 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है। कितना, लगभग लगभग 100 रुपए के आसपास में है मेरे ख्याल से। मैं अगर चार्ट देखूं तो टोरेंट फार्मा, जहां तक मुझे याद है 2600 का इसके आसपास का प्राइस था टोरेंट फार्मा का। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ टोरेंट फार्मा और देखते हैं यहाँ पे, हाँ 2600 की ही आसपास है। तो चेक करने की यहाँ पे आप 2497 आपने लिया हुआ है, बिल्कुल आप प्रॉफिट में है। सर एक चीज आपको इसमें करना क्या है कि अगर ये स्टॉक्स टोरेंट फार्मा 2640 रुपए के ऊपर अगर नहीं निकलता है 26 तारीख को, तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर 2640 के ऊपर नहीं निकलता है तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 2700 के टारगेट के लिए आपको वेट करना चाहिए। ये मेरा अपना व्यू है। चलिए आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा बापी सर। चलिए आगे से हम दूसरा सवाल लेते हैं और देखते हैं कि दूसरा सवाल किनका है। गुरप्रीत संगराना साहब मुक्तसर पंजाब से लिख रहे हैं कि मैंने बजाज फाइनेंस के शेयर लिए हुए 2305 रुपए में, बजाज फाइनेंस का इन्होंने शेयर खरीदा है, ठीक है। और एसबीआई कार्ड का कार्ड कल ही 504 में लेकर होल्ड किया, ठीक है, यानी कि इन्होंने फ्राइडे को लिया। अच्छी बात है। तो 2300 के आसपास में आपने बजाज फाइनेंस लिया। बजाज फाइनेंस की अभी क्लोजिंग तो लगभग लगभग 1900 के आसपास है ना, 1900 के आसपास की। मैंने एक बार कहा था, और एक बार नहीं कई बार कहा है, लाइव सेशन में भी कहा है कि 1900 के नीचे अगर बजाज फाइनेंस क्लोज हो जाता है, 1900 के नीचे क्लोज हो जाता है और 1 से 2 दिन उसके नीचे रह जाता है, तो फिर ये आपको 1500 के लेवल पे आता हुआ दिखेगा। कहां पर आता हुआ दिखेगा? 1500 के लेवल पे। बजाज फाइनेंस तब तक पॉजिटिव नहीं हो सकता सर जब तक कि ये ऊपर की साइड में 2100 को ब्रेक ना करे। अगर ये 2100 को बजाज फाइनेंस ब्रेक करता है 2100 को, तभी ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। नीचे के लेवल आपको 1500 के लेवल दिखाने की कोशिश कर सकता है बजाज फाइनेंस। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके, अगर 26 तारीख को ऊपर की साइड का मूव नहीं करता है तो आपको एक बार निकल जाना चाहिए, ऐसा मेरा अपना व्यू है। आपने एसबीआई कार्ड का लिया हुआ है ये स्टॉक्स 504 के आसपास में, और वो अभी 509 के आसपास में चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी अब 2-4 रुपए के प्रॉफिट में, लेकिन
इसमें भी मुझे एक टेंशन ये है कि जब तक ये 570 को ब्रेक ना करे ना एसबीआई कार्ड, तब तक मेरा व्यू निगेटिव है। नीचे की साइड में अगर ये गलती से भी 500 ब्रेक कर गया, 500 के नीचे क्लोज कर गया, तो बहुत तेज फॉल करेगा नीचे के लेवल को दिखाने के लिए। तो इस वजह से आप इसका स्टॉप लॉस 500 के आसपास को ही होल्ड करके चले। उम्मीद करता हूँ आप भी अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे। अगला सवाल लेते हैं और वो सवाल है राजस्थान झलवा सिटी से विनोद कहार साहब का। ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्टॉक्स रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो उसका मूवमेंट क्या होना चाहिए, वो स्टॉक्स अगले रेजिस्टेंस तक जाने के कितने चांसेस रहते हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर एक वीडियो बनाइए। तो मेरा विनोद साहब से एक रिक्वेस्ट है, विनोद जी कृपया आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आरके ट्रेडिंग चैनल पे, और वहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके एक प्लेलिस्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक वीडियो बना हुआ है। कृपया अपना कीमती समय निकालें 10 मिनट का, है ना, अपने लिए, और मेरे उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो जो ऑलरेडी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बना रखा है, मैं आपको वीडियो की झलक दिखा देता हूँ एक बार। उसके बाद देखिए विनोद जी, ये जो है आरके ट्रेडिंग का यूट्यूब चैनल है और ये rktrading.online मेरा वेबसाइट है। दोनों में से किसी पे भी आइएगा आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप मेरे वेबसाइट पर आते हैं rktrading.online पे, तो यहाँ वीडियो नाम का एक सेक्शन बना हुआ है। जब वीडियो नाम का सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा आपको, एक सेक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज देखिए यहाँ है ना, इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे ये मेरे चैनल पर, ठीक है, rktrading.online पे, वेबसाइट पर चैनल पर मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे भी। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक वीडियो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा पूरा, आपको उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो देखना। मैंने हेडिंग लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ। चैनल पे आइए, आरके ट्रेडिंग चैनल, यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ मैंने व्यूफुल प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, कौन सी एक वीडियो बनी हुई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पिवोट पॉइंट। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है विनोद साहब, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। आप कृपया कर इस वीडियो को देखने का कष्ट करें, कीमती समय निकालें और मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने कहा कि कितने % चांसेस होते हैं उसका अगला रेजिस्टेंस तक जाने का। जब तक वो फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर देना और समय नहीं बिता ले, तब तक वो चांसेस नहीं बनेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस पर जब तक वो क्लोज ना कर दे, कुछ समय नहीं बिता ले, तब तक चांसेस नहीं बनते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाने के लिए। अगला सवाल है घनप्रीत सिंह साहब, कह रहे हैं कि आई हैव बाउट बैंक निफ्टी। 15,000 का इन्होंने पुट बाय किया हुआ है बैंक निफ्टी का। ठीक है सर, कोई बात नहीं, 14 रुपया 50 पैसे में 50 लॉट। और दूसरा है कि यू हेकेनासी कैंडल पैटर्न को यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, बहुत बढ़िया। आई हैव नोटिस वन थिंग दैट कैंडल्स लो एंड हाई इज डिफरेंट इन हेकेनासी। देखिए हेकेनासी कैंडल जो है ना सर, वो एक तरह के नॉइज को काट देता है। जो कि नॉर्मल कैंडल में नॉइज होती है ना, वीक्स की बहुत सारी नॉइज होती है, तो हेकेनासी कैंडल एक एवरेज प्राइस पकड़ता है 2-3 कैंडल के आसपास का जो प्राइस होता है, जो लगभग इक्वल होता है, उसको वो एक में कन्वर्ट कर देता है। जब एक में वो कन्वर्ट करता है तो वो क्या कहता है, नॉइज कट जाता है। इसके वजह से हमें एक ट्रेंड पता चल जाता है, स्टॉक्स का एक ट्रेंड पता चल जाता है। जैसे कि अगर आप मैं चार्ट पे आऊं, जैसे ये हमारा बजाज फाइनेंस है, यहाँ भी नॉर्मल कैंडल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ अगर इस कैंडल वाले सेक्शन पे जाके हेकेनाशी क्लिक करूंगा तो सारे कैंडल चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ से क्या दिखा रहा है कि कंटिन्यू हेकेनाशी के हिसाब से इसका ट्रेंड निगेटिव बना हुआ है। और यहाँ से ये क्या दिखा रहा था कि कंटिन्यू ट्रेंड अप ऊपर का बना हुआ है, अप ट्रेंड का। तो ये क्या करता है, और अभी क्या दिखा रहा है कि अभी ट्रेंड साइडवेज में, यानी कि एक तरह के नॉइज को काटने की कोशिश करता है हेकेनाशी कैंडल। दूसरा है कि आपने बजाज फाइनेंस ये बैंक निफ्टी का पुट लिया हुआ है, बैंक निफ्टी का पुट लिया हुआ है 15,000 का। तो ये ओपन हो रहा है और देखते हैं इसमें आपको क्या प्रॉफिट और क्या लॉस आने की संभावना है। ये इंडेक्स का चार्ट है, बैंक निफ्टी के इंडेक्स का चार्ट है। जब तक ये 17,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करे सर, 17,000 के लेवल को अगर ये ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस थोड़े कम है। लेकिन अगर ये 17,000 को नीचे ब्रेक कर जाता है तो इसका मतलब है आप एक माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट कमाने में सक्षम हो जाएंगे, अगर ये 17,000 के नीचे ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी।
तो 17,000 कटने का वेट करिए, 300 पॉइंट अभी ऊपर है वो खड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है अगला, देखता हूँ किनका है, और वो है पुणे से राहुल जी कह रहे हैं कि यूएसडीएनआर का एक लॉट बाय करने में कितना अमाउंट लगता है। ये तो सर बहुत पुराना सवाल है ना। अभी शायद 400 के आसपास का लगता है एक लॉट को बाय करने में। पहले 360 लगता था, फिर मार्जिन वगैरह रिवाइज हुआ है, तो 400 के आसपास का एक लगता है लॉट लेने में। महेश जी बेंगलोर से कह रहे हैं कि आई एम न्यू फॉर ट्रेडिंग। अच्छा, ये ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं, तो हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टमेंट नीड फॉर ट्रेड इन इंट्राडे। इंट्राडे के लिए कितना अमाउंट इनको जरूरी है। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? दो कंडीशन में महेश साहब। पहला कंडीशन क्या है कि आप नए हैं। जब आप नए हैं ना, तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का छोड़ ही दीजिए, और वो भी आप सवाल लिख रहे हैं इंट्राडे के लिए। किस में लिख रहे हैं? इंट्राडे के लिए। इंट्राडे दिस इज मतलब नए पर्सन के लिए बिल्कुल मौत का कुआं है। अगर न्यू जो बिगनर है, बिल्कुल मौत का कुआं है इंट्राडे। तो आप छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, छोटे 5 क्वांटिटी से। ये मेरा अपना मानना है। लोगों को हंसी भी आ सकती है कि ये पागल हो गया है ना, 5 क्वांटिटी से बोलता है। क्योंकि आप नए हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है। आप छोटे छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करके देखिए कि मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट में कहाँ कहाँ लर्निंग क्या किया जा सकता है। कैंडल के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, मूवमेंट से आपको लर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट चलता कैसे है, उसके लाभ और नुकसान क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीजें आपको जब छोटी छोटी क्वांटिटी से आप ट्रेड करेंगे ना, तो एक तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और अगर लॉस भी होता है, इन केस अगर लॉस भी होता है, तो वो बड़ी क्वांटिटी में, बड़े मात्रा में लॉस नहीं हो सकता, बड़े पैसे में लॉस फिर नहीं होगा। छोटा लॉस होगा जो आप बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हेवी क्वांटिटी लगा लेते हैं, तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही आप रिस्क भी नहीं संभाल पाएंगे। तो इसके वजह से पहले आप छोटी क्वांटिटी से और छोटे अमाउंट से 5,000, 2,000, 3,000 से स्टार्ट करिए। ये मेरा अपना मानना है ना। 2,000, 1,000 भी रखेंगे, 2,000 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्वांटिटी आराम से आ जाएगा। उससे स्टार्ट करके देखिए और कुछ महीनों तक करके देखिए। ऐसा नहीं कि एक आध सप्ताह देखा और आई एम एक्सपर्ट बन गए, है ना, ऐसा नहीं होता। कुछ महीनों तक कंटिन्यू ट्राई करके देखिए, और उसके बाद फिर आप चाहें तो अपने रिस्क के हिसाब से अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं सर। तो उम्मीद करता हूँ महेश जी आप भी अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दें कि आपको ये जो मैंने बताया है, क्या इससे आपको क्या फीलिंग आ रही है। क्योंकि नए लोगों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वो तुरंत से पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं इस मार्केट में। अगला सवाल है मनोज जी आरा बिहार से, कह रहे हैं कि एसबीआई का 300 शेयर लिया हुआ है इसमें। अच्छा, एसबीआई का लिया हुआ है, ठीक है, और 160 पे, बिल्कुल ठीक है, 160 पे लिया। अभी 150 51 के आसपास चल रहा है, यानी 9 पॉइंट नीचे आ चुका है, मुबारक हो। और टाटा मोटर्स का 350 शेयर लिया 93.50। सर मैंने एसबीआई के बारे में कितनी बार बोला होगा बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस वाले वीडियो में। जो मेरे व्यूअर जानते हैं कि मैं बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस करता हूं, तो मैंने साफ सुथरा एसबीआई के बारे में बोला है कि भाई 165 के ऊपर जब तक वो क्लोज ना करे ऊपर, अभी हम नहीं ले सकते। आपने, मैं उम्मीद करता हूं आपने कब लिया होगा, आपने लिया होगा 13 मई के आसपास में, 12 या 13 मई के आसपास में लिया होगा, जब वो 160 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, तब आपने लिया होगा। सर नहीं ले सकते, 165 के ऊपर क्लोज होगा, इसका सेफली अगर होगा तो 165 के ऊपर जाएगा तो 175 तक फिर पहुंच सकता है। फिर नया पोजीशन 180 के ऊपर एसबीआई का बनेगा, उसके पहले नहीं। रही बात आपका टाटा मोटर्स का सर, कि टाटा मोटर्स को आपने 93 रुपये 50 पैसे पे भी ले लिया है, 93 रुपये 50 पैसे पे टाटा मोटर्स को लिया है। अभी मुझे टाटा मोटर्स का प्राइस याद नहीं है, मैं देखना चाहूंगा टाटा मोटर्स किस प्राइस पे काम कर रहा है वो। टाटा मोटर्स, ये आगे टाटा मोटर्स 82 रुपए के आसपास काम कर रहा है, यानी कि मुश्किल है सर, बहुत ही मुश्किल है। आप लगभग 10 पॉइंट के लॉस में चल रहे हैं। टाटा मोटर्स को ब्रेक करना होगा सर, कम से कम वही आपका जो प्राइस है ना 94 के आसपास, जब तक वो 94 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मुश्किल है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, अगर ये 77 काट देगा तो ये फिर 72 और 70 तक भी जा सकता है टाटा मोटर्स नीचे की साइड में। चलिए अगला सवाल लेता हूं मनोज जी के बाद। और मनोज जी आप भी अपना लाइक का बटन जरूर दबाएं और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल है सैम सरकार साहब का, कोलकाता से कह रहे हैं, और इन्होंने शायद फर्स्ट टाइम भेजा है क्योंकि ये पहले तो नहीं थे। चलिए अगर आप नए व्यूअर हैं मेरे तो थैंक यू सर उसके लिए। इट इज ऑब्जर्व दैट द वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि इंडिया विक्स की बात कर रही है, हैज बीन ग्रेजुअली कमिंग डाउन 32.38, यानी
32 से 33 के बीच में आसपास आ रहा है ये इंडिया विक्स। प्लीज डिस्कस ऑन द सब्जेक्ट एंड प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑन इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग। देखिए जब वो 15-16, ये 15-16 नहीं बल्कि 25 जहां तक मुझे याद आ रहा है 25, जब वो 25 के आसपास था ना तो मार्केट 12,000 के आसपास में था। अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं, चलिए इंडिया विक्स का चार्ट लगाते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर इंडिया विक्स नहीं भी आएगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, इंडिया विक्स के चार्ट लग जाएंगे यहाँ पे। ये जो लाइन मैंने लगा रखी है ना, ये वो लाइन है यानी कि 20 के आसपास, जब मार्केट 12,000 के आसपास था तब वो लाइन है, यानी कि इस जगह के आसपास। उसके बाद ही ये जो टूटा है ना, यहाँ से जब ये टूटा ऊपर की साइड में भागा तो मार्केट ने गिरना भी क्या किया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी ये नीचे की साइड में आ रहा है इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स वापस इस लेवल के आसपास आता है ना तो मार्केट में एक अपसाइड के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज इंडिया विक्स अभी एक लेवल पे खड़ा है, कहाँ, 45 से लेके 30 के आसपास में। तो आप देखेंगे कि निफ्टी भी हमारा एक रेंज में ही आपको ट्रेड करता हुआ मिल रहा होगा, निफ्टी भी आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ मिल रहा होगा। तो जब से इंडिया विक्स 45 और 30 के बीच में ट्रेड कर रहा है, निफ्टी भी हमारा 9500 से लेके 9,000 के बीच में ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। यानी कि अगर ये अपसाइड को ब्रेक करता है तो निफ्टी वापस डाउन आने की कोशिश कर सकता है, एक चांसेस तो ये बनते हैं। और अगर ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो निफ्टी में एक बाउंस होने की संभावना हो सकती है। इस कंडीशन में इंडिया विक्स जो है लगभग अपोजिट चलने की कोशिश करता है सर, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अभी ये साइडवेज है, तो हमारा मार्केट भी बिल्कुल आप देखेंगे एक रेंज में 1000 पॉइंट के रेंज में आपको 500 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करता हुआ मिल रहा होगा सैम सर। तो आप इसको देखिए और इसके हिसाब से भी अगर आप ट्रेड पोजीशन बनाना चाहें तो आप इंडिया विक्स को नजर में रख के ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अगला, और आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा और उसके साथ ही अगला सवाल लेता हूं, और वो है सुनील शर्मा साहब का, यूपी बलिया से कह रहे हैं कि बजाज फिनसर्व 4090 यानी 4100 के आसपास बजाज फिनसर्व के स्टॉक्स को इन्होंने लिया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। दूसरा इन्होंने जो लिया है सीमेंस को लिया है 1019 के आसपास में, ये भी ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में ये जानना चाह रहे हैं कि बजाज फिनसर्व में क्या हो सकता है और सीमेंस में क्या हो सकता है। सर दोनों ही आपने जो स्टॉक्स लिए हैं काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, अपने सेक्टर के बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर मैं बजाज फिनसर्व की बात करूं तो अभी तो बजाज फिनसर्व की क्लोजिंग है 4300 के आसपास, है ना, यानी कि 4100 पे आपने लिया है, 4300 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है बजाज फिनसर्व की। तो चार्ट लगाते हैं बजाज फिनसर्व का और चेक करने की कोशिश करते हैं क्या सही है या गलत। बजाज फिनसर्व 4300 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, बजाज फिनसर्व 4300 ही जहां तक याद है मुझे, देखिए याद है ना 4315 चल रहा है, तो कुछ प्राइस तो ऐसे ही मुझे याद रहता है। तो सर ये बहुत ही ठीक है, 200 पॉइंट प्रॉफिट में हैं आप, 300 पॉइंट ऊपर की साइड में वेट कर लीजिए। अगर ये 4600 को नहीं ब्रेक करता है, 4600 को, तो फिर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा इसमें बजाज फिनसर्व में। रही बात सीमेंस में, सीमेंस में थोड़ा वेट करिए। सीमेंस में अगर ये ऊपर की साइड में सीमेंस एक रेजिस्टेंस ले रहा है 1050 का, सीमेंस का एक रेजिस्टेंस है 1050 का, अगर वो कटता है 1050 का रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में तो ये 1100 के लेवल दिखाएगा। नीचे की साइड में अगर वो काट देता है 1000 को, अगर ये नीचे की साइड में 1000 को काट देता है तो फिर आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर नीचे की साइड में 970 के भी लेवल सीमेंस आपको दिखा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप संतुष्ट हो गए होंगे सवाल से, जवाब से, और आप अपना लाइक का बटन भी जरूर दबा देंगे। अब बढ़ता हूं आगे। दूसरा सवाल है नेक्स्ट, पलका खुराना जी का गुड़गांव से सवाल है कि प्लीज सजेस्ट गुड इंट्राडे स्ट्रेटेजी टू फाइंड द स्टॉक्स एंट्री। लास्ट 2 days आई हैव बीन लूजिंग मनी एज व्हेन आई बाय ए स्टॉक इट फॉल्स आफ्टर दैट, प्लीज नीड योर गाइडेंस। अगर आपने कुछ मार्केट को समझा है, सीखा है, उसके मूवमेंट को समझते हैं, तब तो खैर कोई बात नहीं। अगर लेकिन जैसे ही आपने ये लाइन लिखा ना इंट्राडे स्ट्रेटेजी, गुड इंट्राडे स्ट्रेटेजी, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं कंफ्यूजन में था आपकी लाइन को पढ़ के, लेकिन इस 2 लाइन पे जैसे ही मैंने 2 वर्ड पे ध्यान दिया, गुड इंट्राडे स्ट्रेटेजी, तो मैं समझ गया कि आपने कहीं कुछ सीखा नहीं है और आप हो सकता है बिल्कुल नए हो, इसीलिए आप एक गुड इंट्राडे स्ट्रेटेजी को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं एकदम ईमानदारी पूर्वक कि यहाँ कोई भी गुड इंट्राडे स्ट्रेटेजी नहीं है।
सब स्ट्रेटेजीज आपके बिलीफ पर काम करता है। अगर आप किसी एक चीज को कंटिन्यू फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और मेरे ख्याल से आपका पहला सवाल है मेरे इस चैनल पर, तो आप भी शायद मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मुझे कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो भी काम करता हूँ कंटिन्यू एक काम करता हूँ 1 मंथ, उसके बाद फिर अगर दूसरा काम, वो दिखाने के लिए अपने यूट्यूब व्यूअर को कि देखिए कंटिन्यू का क्या फायदा होता है। दवाई जब हम कंटिन्यू खाते हैं ना तभी वो असर करती है, बीच में दवाई खा के छोड़ देंगे तो वो फिर उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ स्ट्रैटेजी में भी होता है। ऐसे मैं आपको दिखा दूं कि बहुत सारे इंट्राडे स्ट्रैटेजीज हैं। यहाँ आप जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए, आरके ट्रेडिंग पे आइए, और वहाँ पे फिर से मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग पे आइए, यहाँ प्लेलिस्ट का एक सेक्शन बना है और इस पर क्लिक करने के बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मोर देन स्ट्रैटेजीज है, मोर देन स्ट्रैटेजीज है। आप इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए और इसके साथ ही आपको एक और प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। यहाँ तो स्ट्रैटेजीज भरी पड़ी है, इसके साथ ही एक और प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा और वो है आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब वो आपको देखना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली, ये फुल व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे। इस पर क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं। ये 2 प्लेलिस्ट के वीडियो को जिन लोगों ने देख लिया उनकी बहुत सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी और उनको बहुत मदद मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने दूसरे यूट्यूब व्यूअर से जानना चाहूँगा क्या मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ, क्या ये दो प्लेलिस्ट में जितने वीडियो मेरे भरे पड़े हैं उससे काफ़ी मदद इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनको गाइडेंस भी मिल जाएगा और इनको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो बढ़ता हूँ अगले सवाल के साथ, देखता हूँ किनका सवाल है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो देखने के बाद अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला सवाल है साहिल तरफे साहब मुलुंड मुंबई से, कह रहे कि 5 मिनट टाइम के कैंडल स्टिक चार्ट पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न चैनल ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं क्या, जैसे कि एक दिन के चार्ट? सर वो हर टाइम फ्रेम पर होते हैं, हर टाइम फ्रेम पर। 1 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, अगर वो पैटर्न्स बने हैं और आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना जान रहे हैं, उस पैटर्न पे ट्रेड करना जान रहे हैं, तो वो हर टाइम फ्रेम पर काम करेंगे। उसके हिसाब से ही उसके फिर टारगेट और स्टॉप लॉस भी बनेंगे। ऐसा नहीं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं और हम 1 घंटे का टारगेट लगा के रख लें तो नहीं काम करेगा। फिर हमारा टारगेट भी 1 मिनट वाले ही टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये चीजें सब जगह काम करती हैं पैटर्न वगैरह, लेकिन आपको ये देखना है कि आप कितना जल्दी ऑब्जर्व कर पाते हैं और कितना जल्दी एंट्री और एग्जिट हो पाते हैं। मुलुंड साहब, साहिल साहब, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। औरंगाबाद से प्रकाश महत्रे साहब कह रहे हैं कि निफ्टी का 9000, अभी निफ्टी 9000 है, नाउ व्हाट इफ शुड 9000 कॉल एंड, अच्छा ये ऑप्शन की बात करें कि 9000 के कॉल और पुट को मैंने एक साथ क्या किया, बेच दिया। ठीक है, कॉल भी बेच दिया 9000 का और पुट भी बेच दिया 9000 का, तो एक्सपायरी में किस तरफ का ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है? सर हो सकता है अगर आपने बेच दिया और मार्केट साइडवेज चला गया सपोज, तो याद रखिए एक तरफ तो जो वो सेल साइड वाला मामला है ना, सेल साइड वाला, अगर मार्केट नीचे आता है और आपने सेल किया हुआ है तब तो ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है और आपने सेल किया तब तो ठीक है, आप चले जाएंगे प्रॉफिट में, कोई बात नहीं। उस साइड में, किस साइड में? कॉल साइड में। लेकिन पुट साइड में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेकिन अगर साइड में चला गया तो दोनों ही साइड में फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम वहां पे खत्म होना शुरू हो जाता है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। आप कॉल और पुट सोल्ड मत करिए, हेज करिए एक साथ। सो आप दोनों काम कर रहे हैं, कॉल को भी सेल कर रहे हैं और पुट को भी। मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं होगा, कॉल को बाय करिए और पुट को भी बाय कर लीजिए, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का, सेम जो इक्वल हो, मैंने आसपास हो, जिसका स्ट्राइक प्राइस जो है ना आसपास हो, जिसका प्राइस भी आसपास हो, तो कॉल को बाय और पुट को बाय, और फिर एक बार ट्राई करके देखिए कि आपको मैक्सिमम किस तरह प्रॉफिट मिलता है। लेकिन याद रखिए ऑप्शन के बारे में क्या है डिस्क्लेमर, कि ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम जब तक हाथ में रहेगा, है ना, जितना देर हाथ में रहेगा उसकी जो मजा है कम होता चला जाएगा, यानी कि उसकी जो मोटाई है वो कम होता चला जाएगा, वो पिघलता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। ऑप्शन भी ठीक उसी तरह है, जितना दिन होल्ड करके रखेंगे उसका वैल्यू घटता चला जाएगा, तो बिल्कुल उसको जल्दी खा के खत्म कर लीजिए। अगला सवाल है सतीश बुंडे साहब सिंधखेड़ राजा से, यानी राजस्थान होंगे, सिंधखेड़ राजस्थान से,
कह रहा है कि हाउ मच इज द थीटा वैल्यू इन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ निफ्टी एंड हाउ टू कैलकुलेट। सर ये मुझे थीटा और गीगा ये बिल्कुल भी नहीं आता है ऑप्शन में, क्योंकि मैं ऑप्शन में सिर्फ एक काम करता हूँ, ज़्यादातर मैं हेजिंग करने की कोशिश करता हूँ। मैं ना ऑप्शन थीटा कैलकुलेट करता हूँ ना गीगा, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता सतीश साहब। इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि मुझे ये थीटा और गीगा में इसमें दिमाग नहीं लगाता और ना मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, आपको ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ सर। अगला सवाल है विश्वजीत पाल साहब कोलकाता से, कह रहे कि इंडसइंड बैंक 340 और 340 रुपए के भाव पे 425 शेयर लिया हुआ है इंडसइंड बैंक, तो आगे क्या करना चाहिए। सर इंडसइंड बैंक अभी कंटिन्यू लोअर लो चल रहा था, है ना, कंटिन्यू लोअर लो चल रहा है। अभी आपने लिया हुआ है 340 के आसपास में, क्लोजिंग भी उसी के आसपास में, 335 या 38 के आसपास की क्लोजिंग है। ऊपर की साइड में सर थोड़ा सा इसको दिक्कत क्या है कि जब तक अभी हाँ 400 के लेवल को ब्रेक अगर नहीं करेगा ना तो दिक्कत है सर। और अगर ये नीचे की साइड में गलती से भी ब्रेक कर गया ना 300 को, राउंड नंबर को, 300 के राउंड नंबर को अगर इंडसइंड बैंक ब्रेक कर जाता है नीचे, एक मिनट, तो क्या होगा, बहुत ही खराब हो जाएगा। ये वीडियो प्ले हो गया था, साउंड शायद उसी की आ रही थी, इसको मैं काट देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कौन सा, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक अगर 300 के लेवल को नीचे की साइड में काट देता है ना सर, तो बहुत ही बर्बाद हो जाएगा, फिर 250 तक भी जा सकता है। ऊपर जाने के लिए इंडसइंड बैंक को कम से कम जो है 400 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, इन्हें पूरा लिखना पड़ेगा क्या, तो 400 के लेवल को जब तक ये ब्रेक नहीं करे ना सर, मज़ा नहीं आएगा, फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए अभी आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस करिए 300 का स्टॉप लॉस रखिए और वेट करिए। अगला सवाल है अंजलि जी दिल्ली से, कह रही कि आई हैव बाउट मुथूट फाइनेंस 250 शेयर्स 834 में। अच्छा, मुथूट फाइनेंस के 250 शेयर इन्होंने खरीदा है, बढ़िया बात है, और कह रहे हैं 834 पे लिया हुआ है, चलिए ठीक है, 834 पे। ओएनजीसी के 500 शेयर को 81 रुपए के भाव के आसपास लिया हुआ है, टारगेट स्टॉप है। सबसे पहले तो आपने 834 पे जो लिया हुआ है मुथूट फाइनेंस, जब तक सबसे पहले 850 जब तक वो ब्रेक नहीं करे वो लेने का नहीं है स्टॉक्स, सब पहला कंडीशन। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना होगा तो 760 रुपए 760 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा मुथूट फाइनेंस में, वही उसका स्टॉप लॉस बन रहा है। दूसरी बात है कि आपने ओएनजीसी लिया हुआ है और वो 500 शेयर है 81 के भाव पे, 76 के आसपास चल रहा है। एक्चुअली जिस प्राइस पे आपने लिया है ना, जिस प्राइस पे आपने लिया है वही प्राइस उसका रेजिस्टेंस है। 82 को जब तक वो ब्रेक नहीं करे ओएनजीसी, तब तक वो 90 की तरफ जा नहीं सकता। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना होगा तो 71 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा अंजलि जी इस स्टॉक्स में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के इंपॉर्टेंट फीडबैक मुझे जरूर मिलेंगे। बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर, और राजकुमार जी शहर पटियाला से कह रहे हैं बजाज फाइनेंस के 12 शेयर। सर मैंने बजाज फाइनेंस के ऑलरेडी बता दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछे थे, 1880 पे आपने खरीदा हुआ है। अगर ये इसी प्राइस के नीचे रह गया जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, अगर उस प्राइस को दोबारा से वो ब्रेक कर दिया ना तो वो 1500 के लेवल नीचे की साइड में दिखाएगा। ऊपर अगर पॉजिटिव मूवमेंट इसमें चाहते हैं तो कम से कम 2100 का लेवल इसको ब्रेक करना होगा, तभी हो सकता है। अब रही बात, ये आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने इसके बारे में क्या रिसर्च किया है, नहीं रिसर्च किया, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया कोई जानकारी नहीं है। मेरा व्यू बैंकिंग स्टॉक्स पे थोड़ा निगेटिव है इस साल के लिए, क्योंकि जितने क्राइसिस हुए हैं ना वो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा हुए हैं, आप भी समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, है ना, चाहे वो DHFL हो जाए, चाहे यस बैंक हो जाए, है ना, चाहे वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस वगैरह हो जाए, सारे फाइनेंशियल सेक्टर वाले ही स्टॉक्स में थोड़ा सा इसको लेके मैं निगेटिव चल रहा हूँ। इस वजह से मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल इसमें पॉजिटिव व्यू नहीं रख सकता। तौफीक अब्बास साहब मुंबई से कह रहे हैं कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर PI इंडस्ट्रीज। अच्छा, PI के बारे में ये जानना चाहते हैं कि PI इंडस्ट्रीज का क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। सर PI पे अभी आपने क्या प्राइस पे खरीदा है, नहीं खरीदा है, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। 1550 के ऊपर अगर ये निकलता है, 1550 से एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो ऊपर ये 1650 1600 1650 जा सकता है। रही बात सपोर्ट की, तो 1450 के आसपास का एक सपोर्ट है, वो अगर कटता है तो 1350 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों सवालों का सिलसिला हो गया इसके साथ ही खत्म, और जितने भी सवाल आप लोगों ने रूल के हिसाब से भेजा था, नियम के हिसाब से भेजा था, उन सारे सवालों को सेलेक्ट करके मैंने अपना व्यू दे दिया है। जिनके सवाल, देखिए सवाल कुछ लोग अधूरा लिखते हैं, सिर्फ स्टॉक्स का नाम लिख के छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें क्लियर लिखना पड़ेगा कि आप उसमें मुझसे क्या जानना चाहते हैं, है ना, या खरीदने की इच्छा रखते हैं,
बेचने की इच्छा रखते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं, आपको ये बताना पड़ेगा, तभी तो मैं अपना व्यू बता पाऊंगा। सिर्फ स्टॉक्स के नाम लिखने से काम नहीं चलेगा सर। तो ये था मेरा 66 एपिसोड, यानी कि 66वां एपिसोड। कंटिन्यू 66 सप्ताह से ये चलता चला जा रहा है, बहुत ही सक्सेसफुली आप लोगों के सहयोग से। आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा दोस्तों। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।